बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द कम्युनिटी फॉर डॉक्टर्स। ज़ेर वजीर। आज मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तकरीबन ये नेक्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुका हूँ, लेकिन आज हम करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टी किस तरह होगी, किसकी प्रॉपर्टी कौन सीज या ट्रांस, कौन अल्कीन कौन से प्रॉपर्टी रखता है, कौन से प्रॉपर्टी नहीं रखता, या किसकी ज्यादा है या किसकी कम है। तो इसलिए मेरा आज जो मेरा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इन प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले मैं आ रहा हूँ टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन डियर ये बात नोट कर ले कि जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी यहाँ पे मेरे पास वैसे तो अल्कीन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लोज्ड चेन में भी होती है, ओपन चेन में भी होती है। तो यहाँ पे एक हम अलग अलग तरीके से करते हैं। किस तरह के, जब भी हम ओपन चेन की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अल्कीन ओपन चेन हो, ओपन चेन में दी गई हो, तो बात नोट कर ले कि इनकेस ऑफ ओपन चेन की सूरत में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस अल्कीन जो होती है ये हमेशा के लिए सीज अल्कीन से हमेशा के लिए ज्यादा होती है। यानी ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए सीज अल्कीन से क्या होती है, ये ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमें तो पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो द स्टेरिक रिपल्जन, यानी ये रिपल्जन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। यानी जितना ही रिपल्जन ज्यादा होगा, जितने ही दो बड़े ग्रुप के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी या कम होगी। जितना रिपल्जन कम होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी या ज्यादा होगी। तो इसी एक रिलेशन की बुनियाद पर हम यहाँ पे करते हैं कि जब भी हम ओपन चेन की बात करते हैं तो ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए सी से क्या होती है, ज्यादा होती है। वजह क्या होती है कि जब हम ट्रांस अल्कीन को लेते हैं तो ट्रांस अल्कीन में पार्ट 1 और पार्ट 2 को साथ साथ देख ले। ट्रांस अल्कीन में क्या होते हैं कि जो पल्की ग्रुप होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ज्यादा होती है। डिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह से, यानी लेट सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मिसाल दे दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, और एक यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं सीस को ले लो तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ये मेरे पास है सीज और ये मेरे पास है क्या है, दैट वन इज अ ट्रांस। अब साथ साथ देखे रिपल्जन किन के दरमियान ज्यादा होगी, किन के दरमियान कम होगी। तो यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे मेरे पास एक CH3 यह है और एक CH3 यह है। अब इनके दरमियान फासला क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। यानी हमने ग्रुप इस तरह रखे हुए हैं कि यानी एक मिसाल और दूसरे मिसाल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। डिस्टेंस के ज्यादा होने से रिपल्जन क्या होती है, ये कम हो जाती है। बात ये भी नोट कर ले कि रिपल्जन जो होते हैं क्या होते हैं, ये डिस्टेंस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना भी दो बल्कि साइज लार्ज ग्रुप के दरमियान साइज जितना भी क्या हो ना, सॉरी, डिस्टेंस जितने भी ज्यादा हो, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी ही रिपल्जन क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जो दो अल्काइल ग्रुप है ये एक दूसरे से ज्यादा फासले पे हैं। ज्यादा फासले की वजह से यहाँ पे रिपल्जन कम है। जब रिपल्जन कम तो स्टेबिलिटी इसी ट्रांस को ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले, ये एक मिसाल ग्रुप मेरे पास ये है, एक मिसाल ग्रुप मेरे पास ये है, ये एक दूसरे के इंतहाई ज्यादा करीब है। ज्यादा करीब होने की वजह से इनके दरमियान रिपल्जन क्या है, ये ज्यादा है। जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, ये कम होगी। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि हमेशा के लिए ट्रांस अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है ओपन चेन में, ये हमेशा के लिए ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी सीज अल्कीन से क्या होती है, ये ज्यादा होती है। लेकिन डियर ये भी साथ साथ नोट कर ले कि जब हम क्लोज चेन की बात करते हैं तो क्लोज चेन में बिल्कुल ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है ये बिल्कुल अपोजिट हो रही है। किस तरह के, क्लोज्ड चेन की सूरत में, क्लोज चेन की सूरत में सीज इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। क्लोज चेन की सूरत में हमेशा के लिए सी जो होती है ये ट्रांस से क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। वजह क्या है, क्योंकि ये बात नोट कर ले कि जब भी हम क्लोज्ड चेन की बात करते हैं, जब भी हम क्लोज चेन की बात करते हैं, ऑलरेडी तो हमें यह भी पता है कि जो क्लोज्ड चेन होते हैं, क्लोज्ड चेन होते हैं, क्लोज्ड चेन की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए ओपन चेन अल्कीन से या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से क्या होती है, ये हमेशा के लिए कम होती है। यानी अगर हम जनरली बात कर ले
तो जनरली हम ओपन चेन अल्कीन जो होते हैं, ओपन चेन ये मोर स्टेबल होते हैं देन क्लोज चेन। इसकी वजह क्या है, यानी क्लोज चेन की स्टेबिलिटी क्यों कम है? ये इसलिए क्यों है क्योंकि क्लोज्ड चेन में एक किस्म का स्ट्रेन पैदा होते हैं, एक फैक्टर है और उसी फैक्टर को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन की बात हो रही है। यानी क्लोज्ड चेन में एंगल स्ट्रेन पैदा होती है। एंगल स्ट्रेन का मतलब यह होता है क्योंकि वैसे तो बॉन्ड जब भी दो कार्बन या किसी भी दो एटमों के दरमियान जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड किस तरह बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल बनता है। जब ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल बनता है तो क्लोज चेन में क्या होते हैं कि जब भी ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होगी वो एक खास तरीके से नहीं होगी, वो पैरेलल यानी एक along the bond axis पे ओवरलैपिंग नहीं होती। जब बॉन्ड एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं होगी तो जो नॉर्मल एंगल जो ओपन चेन में नॉर्मल एंगल बनता है उस नॉर्मल एंगल से यहाँ पे जो क्लोज चेन में जो एंगल होगी वही एंगल क्या होती है, वो कम हो जाती है। क्यों क्यों कम हो जाती है? इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक खास अलोंग द बॉन्ड एक्सिस नहीं होती। ये तकरीबन मैं जो पिछली वीडियो में कर चुका हूं कि यहाँ पे क्लोज्ड चेन एंगल स्ट्रेन क्यों कम हो जाती है, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे क्यों पैदा होती है। तो इसी एंगल स्ट्रेन के ज्यादा होने से क्लोज चेन की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए कम होती है। किससे? ओपन चेन से। किससे? ओपन चेन से। लेकिन यहां पे तो चूंकि हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, लेकिन जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्लोज चेन की बात करते हैं तो फिर हमेशा के लिए सी जो होती है ये मोर स्टेबल होते हैं देन ट्रॉन। वजह क्या है? ये इसलिए क्योंकि अगर हम यहां पे देख ले वैसे भी क्लोज्ड चेन में तो एंगल स्ट्रेन पैदा हो गया है। लेट सपोज ये मेरे पास एक अल्कीन है जो कि मैंने इसको क्या कर ली, ये चीज ले ली और यहाँ पे यही अल्कीन को मैं अगर यू ट्रांस बना लो, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कर लो, दैट इज आल्सो अल्कीन। लेकिन यहाँ पे मैंने यू कर ली। अब यहाँ पे क्या हो जाता है देख ले, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, दैट वन इज द सीज, ये मेरे पास सीज है एंड दैट वन इज द ट्रांस, और यहाँ पे ये मेरे पास ट्रांस है। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी सीज की ज्यादा है देन ट्रांस। वजह क्या है? क्योंकि वैसे भी यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेंथ पैदा होती है, लेकिन सीज की सूरत में ये जो दो यहाँ पे जो दो ग्रुप्स होते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लेके आया, ये जो हाइड्रोजन होते हैं या कोई भी दो ग्रुप्स होते हैं या कोई भी दो एटम्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ा सा फासला ज्यादा होता है और वो एंगल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, वो एंगल स्ट्रेंथ को और बढ़ा नहीं देते, वो एंगल स्ट्रेंथ को और ज्यादा नहीं करते। जब एंगल स्ट्रेंथ के इन यानी इस तरह के अरेंजमेंट से, इस तरह के अरेंजमेंट यानी सीज तरीके से जब हम एटम को अरेंज करते हैं तो सीज तरीके से जब हम एटम को अरेंज करते हैं तो वहां पे जो एंगल स्ट्रेंथ होती है वो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। जब बढ़ती नहीं है तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांस की बात कर ले, लेट सपोज ये मेरे पास यही हेक्सीन यानी साइक्लोहेक्सीन मैंने ले ली और साइक्लोहेक्सीन में जब हम यहाँ पे ट्रांस को बनाते, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को बनाते तो फिर देख ले वैसे भी इसी मॉलिक्यूल में तो एंगल स्ट्रेन मौजूद है। एंगल स्ट्रेन की मौजूदगी की वजह से वैसे भी इसकी तो किसी क्लोज्ड चेन को स्टेबिलिटी तो हासिल नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बनने की सूरत में एक हाइड्रोजन जो होता है यह इन द रिंग आ रहा है, इन द रिंग यानी रिंग के अंदर आ रहा है। रिंग के अंदर अगर ये ग्रुप आ रहा है तो इट मींस इसका मतलब यह है कि ये तो रिपल्जन तो और भी क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। जब रिपल्जन इंक्रीज होगी तो एंगल स्ट्रेन और भी इंक्रीज होगा। जब एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी ये क्या होगी, ये और भी कम होगी। यानी इसी एंगल बात नोट करने का एंगल स्ट्रेन यानी एंगल स्ट्रेन और जो रिपल्जन होती है एंगल स्ट्रेन रिपल्जन जितना भी ज्यादा उतनी एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा होगी। एंगल स्ट्रेन और साथ साथ रिपल्जन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नोट कर ले, एंगल स्ट्रेन और रिपल्जन एक दूसरे के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे रिपल्जन ज्यादा होने से एंगल स्ट्रेन ज्यादा, एंगल स्ट्रेन के ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपल्जन कम। जब रिपल्जन कम है तो एंगल स्ट्रेन कम, जब एंगल स्ट्रेन कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। क्या होगी? ये ज्यादा होगी। इसलिए हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल नोट कर ले कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नोट लिख दो कि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द एंगल स्ट्रेन, ये एंगल स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब यहां पे एंगल स्ट्रेन कम, एंगल स्ट्रेन के कम होने की वजह से सीजर कीन को यानी क्लोज्ड चेन की सूरत में यहां पे स्टेबिलिटी इसको ज्यादा मिलेगी। यहां पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा, एंगल स्ट्रेन के ज्यादा होने से यहां पे इसको स्टेबिलिटी जो होगी या क्या होगी, या कम मिलेगी। इसलिए जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो ओपन चेन की सूरत में, ओपन चेन की सूरत में हमेशा के लिए स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी किससे, सीजर। लेकिन क्लोज्ड चेन की सूरत में हमेशा के लिए स्टेबिलिटी सीज की क्या होगी, ये ज्यादा होगी किससे, ट्रांस से। ये बात नोट कर ले, ये एक इंतहाई ज्यादा अहम कंडीशन है फॉर बोथ द ओपन चेन एज वेल एज द क्लोज्ड चेन। जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी क्या है प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो क्या है, दैट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट बात नोट कर ले डियर्स, कि मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये बात नोट कर ले कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज पे करता है। मेल्टिंग पॉइंट जब भी डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूल पे, ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। बात नोट कर ले, फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब यह है कि मेल्टिंग पॉइंट इसी चीज पे डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कितने करीब है। मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये बात नोट करें, मेल्टिंग पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ नहीं है, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इसका ताल्लुक है। अब मेल्टिंग पॉइंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका ताल्लुक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे। दो एटम्स या दो ग्रुप्स या दो मॉलिक्यूल जितने भी एक दूसरे के करीब हो, उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो स्ट्रांग होगा। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हमें तो पता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, कौन सा मॉलिक्यूल मोर फिटेड है, कौन सा मॉलिक्यूल मोर फिटेड नहीं है। जो जिस मॉलिक्यूल, जिस अल्कीन में मॉलिक्यूल मोर फिटेड हो, आसानी से आपस में मिलते हो, वहां पे क्या होगी, उसको स्टेबिलिटी ज्यादा, उसको स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल होगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल होगी मेन, तो वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट उसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, या ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे मैंने किया लिखा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सी से ज्यादा होती है। हमेशा के लिए बात नोट करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेल्टिंग पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सी से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ट्रांस मॉलिक्यूल के दरमियान, वैसे ट्रांस मॉलिक्यूल के दरमियान तो रिपल्जन क्या है, ये कम है। जब रिपल्जन कम है तो वहां पर उसको स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल होगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल होगी, इट मीन कि जब हम दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा ट्रांस मॉलिक्यूल को आपस में लेते हैं, आपस में करीब ले आते हैं, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जब एक दूसरे के साथ आसानी से मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं कि फिटिंग, यहाँ पे जो ट्रांस में जो फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल है वो बड़ी आसानी से होती है। जब फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से होती है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आसानी से मिलते हैं, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर होगी तो क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि हमेशा के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस जो होती है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सी से क्या होगी, ये ज्यादा होगी। ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सी से ज्यादा है, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सी से ज्यादा है, हमेशा के लिए ये बात नोट कर ले। तीसरी जो होती है ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, धीरे ये नोट कर ले कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी आसानी से मिलता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी स्ट्रांगली हेल्ड करता है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट तो इसी चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन बात नोट कर ले डियर कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, वो तो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये बात नोट कर लेके, जितना ही जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, नोट करते जाएं कि बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना भी किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितना डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का कम हो, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे हम करें कि सीज और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, लेकिन किस तरह, यहां पे लेट सपोज यहां पे ये एक मिसाल में दे रहा हूं,
ये मेरे पास एक चीज है और यहाँ पे एक ये CH3 है और यहाँ पे मैंने एक CH3 लिख दी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे मैं कर ही देता हूं और यहाँ पे इसी को मैं ट्रांस कर ही देता हूं। ये एक मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी मेरे पास CH3 है, CH3, और ये भी मेरे पास CH3 है और यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को करते हैं तो करते जाएं कि इसकी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ होगी, फर्स्ट ईयर में आप लोग कर चुके हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ होगी, मींस के इसका भी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ और साथ साथ इसका डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ। अब ये दोनों डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे कि आपस में रीइंफोर्स करके एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के ज्यादा होने से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी ये 0 से ज्यादा होगी, मींस के 0 से क्या 0 के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कोई डाइपोल मोमेंट इसका होगा। लेकिन अगर हम यहां पे करते हैं तो यहां पे डाइपोल मोमेंट को यहां पे जब हम इसी की ड्रा करते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि जब हम यहां पे ट्रांस की ड्रा करते हैं तो फिर देख ले इसके डाइपोल मोमेंट इसी तरफ और इसका डाइपोल मोमेंट इसी तरफ। अब देख ले एक का डाइपोल मोमेंट मेरे पास ये है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट मेरे पास ये है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन में ये अपोजिट है, जब ये अपोजिट है ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, कैंसल ईच अदर। जब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो यहां पे डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी। यानी इट मीन इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांस की सूरत में डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, लेकिन जब हम सीज की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। जब डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो इट मीन कि सीज जो होता है, सीज में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। लेकिन जब हम यही सूरत लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, तो यहाँ के ट्रांस की सूरत में डाइपोल मोमेंट तो 0 के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जब डाइपोल मोमेंट यहां पे तो है भी नहीं है, जब डाइपोल मोमेंट ना हो तो इसका मीन कि यहां पे डाइपोल मोमेंट कम बिल्कुल है भी नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, किसका, ट्रांस का। लेकिन जब हम सीज की करते हैं तो सीज की डाइपोल मोमेंट तो 0 के बराबर नहीं है, मीन कि सीज की डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा है। जब डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा है इसलिए यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सीज की ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे मैंने यहां पे लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीज इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। हमेशा के लिए सीज की बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से क्या होगी, यह हमेशा के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। ये सवाल पैदा होती है कि सर बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक अगर डाइपोल मोमेंट के साथ है, अगर डाइपोल मोमेंट के साथ, तो ये डाइपोल मोमेंट करता क्या है। हाँ, एक सवाल यहाँ पे पैदा होती है डियर, यहाँ पे एक सवाल पैदा होती है कि सर अगर बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक डाइपोल मोमेंट के साथ है, ठीक है, किस पे डाइपोल मोमेंट पैदा होती है, किस पे डाइपोल मोमेंट पैदा नहीं होती, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट करता क्या है। लेट सपोज हम करते, ये बस नोट कर ले कि जब भी किसी पे डाइपोल मोमेंट हो तो डाइपोल मोमेंट मुझे क्या शो करता है। डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंट मेजर द बॉन्ड पोलैरिटी। वैसे तो हमें ये तो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो मुझे दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये बॉन्ड पोलैरिटी मुझे दे रहा है। बॉन्ड पोलैरिटी का क्या मतलब है कि हाउ मच द बॉन्ड इज पोलर। बॉन्ड पोलैरिटी का क्या मतलब है, हाउ मच द बॉन्ड इज पोलर। डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि कोई बॉन्ड कितना पोलर है। डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, डाइपोल मोमेंट का मतलब यह है कि हाउ मच द बॉन्ड इज पोलर, एक बॉन्ड पोलर कितना है। अब ऑलरेडी तो हमें पता है कि जितना ही कोई बॉन्ड ज्यादा पोलर हो उतने ही डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी। डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, ये ज्यादा होती है। जब डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो इट मीन कि वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ क्या होगा, ये ज्यादा होगा। यानी मीन कि डाइपोल मोमेंट जो होते हैं डाइपोल इंटरपोलैरिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी डाइपोल मोमेंट that is directly proportional to the dipoles of molecule, या directly proportional to the bond polarity. Dipole moment is directly proportional to the bond polarity. ये bond polarity के क्या है, ये directly proportional है। bond polarity जितनी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
अब अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ट्रांसफर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ट्रांसफर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ये ज्यादा होगी। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि हमेशा के लिए सीज की बॉइलिंग पॉइंट ट्रांसफर ज्यादा होती है। वजह क्या होती है? क्योंकि सीज मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ज्यादा होगी किससे? ट्रांस से, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सीज की ज्यादा न कि ट्रांस की। लेकिन हमेशा के लिए ये भी नोट कर ले डियर, हमेशा के लिए ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा के लिए सीज की यानी सीज की क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट सीज की हमेशा के लिए ज्यादा होगी किससे? ट्रांस से। हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। हाँ, यूं भी हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा हो किससे? सीज। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे एक मॉलिक्यूल को मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे एक मैंने हाइड्रोजन कर दी, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास सीज है, ये CH3 है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब देख ले कि डाइपोल मोमेंट इन दो में से अब किसकी ज्यादा है। अब यहाँ पे जब हम करते हैं तो इसके डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की इसी तरफ और इसी मिथाइल की इसी तरफ। अब ये है क्या? दैट इज द ट्रांस। अब एक ही डाइपोल मोमेंट इसी तरफ है और दूसरे के डाइपोल मोमेंट भी यानी इसी मिथाइल की भी इसी तरफ और क्लोरीन के भी इसी तरफ। इट मींस कि ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स का मतलब यह है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने से डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा होगा लेकिन है भी ट्रांस। लेकिन अगर हम यहां पे देख ले, ये मेरे पास क्लोरीन है, इसकी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ, लेकिन इसकी मिथाइल की डाइपोल मोमेंट इसी तरफ। अब एक ही डाइपोल मोमेंट इसी तरफ है और एक ही डाइपोल मोमेंट इसी तरफ है। अब मुझे बताएं कि ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यानी ट्रांस की ज्यादा होगी या सीज? ये मेरे पास क्या है? सीज है। लेकिन यहां पे क्या है? इसी सूरत में हम यहां पे यूज कर सकते हैं कि यहां पे जो डाइपोल मोमेंट इसी अगर इसी तरह का मॉलिक्यूल हो जिस तरह के ये है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ सीज। ट्रांस की डाइपोल मोमेंट सीज से ज्यादा है। यानी मेरा मतलब यह है कि हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता जिस तरह के यहां पे मैंने लिखा है, लेकिन हाँ यहां पे ऐसा होता है कि जब हम हाइड्रोकार्बन को ले दे तो हाइड्रोकार्बन की सूरत में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीज हमेशा के लिए ट्रांस से ज्यादा होगी। मींस के सीज के डाइपोल मोमेंट ट्रांस से क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्योर हाइड्रोकार्बन को नहीं लेते, इस तरह का लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह का यहां पे मैंने क्लोरीन लिख दी, तो फिर ट्रांस की डाइपोल मोमेंट सी से ज्यादा होगी। जब ट्रांस की डाइपोल मोमेंट सी से ज्यादा होगी तो इट मींस का अब इसका मतलब यह हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस क्या है? सी से हमेशा के लिए सी से ज्यादा होगी। यानी यहां पे हमने मॉलिक्यूल को देखना है, बॉइलिंग पॉइंट की सूरत में हमने मॉलिक्यूल को देखना है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। लेकिन नोट कर ले, अगर प्योर हाइड्रोकार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन की सूरत में हमेशा के लिए सीज की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी सीज की ज्यादा होगी किससे? ट्रांस से। लेकिन अगर इस तरह का हो, दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हो, तो दो मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में आपने डाइपोल मोमेंट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, मेजर करना है। कैलकुलेट करने से वहां पे आपको क्लियर होगी कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसके कम। जिस तरह के यहां पे मैंने एग्जांपल दी, यहां पे डाइपोल मोमेंट ट्रांस की ज्यादा है किससे? सी से। जब डाइपोल मोमेंट ट्रांस की ज्यादा है सी से तो इट मींस के बॉइलिंग पॉइंट भी किया है ट्रांस की ज्यादा है किससे? सी से। यानी इसलिए यहां पे कहता हूं कि हमेशा के लिए ऊपर यहां पे जो मैंने लिखा हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता, बल्कि यूं भी हो सकता है कि ट्रांस की ज्यादा होगी किसके? सी से। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल कि आपने मॉलिक्यूल कौन सा लिया हुआ है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी देख लें कि किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। यहां पे तो ऑलरेडी क्लियर है। व्हाट मींस सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल सॉल्युबिलिटी भी यहां पे इट डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट। सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? ये भी डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। किस तरह? क्योंकि डाइपोल मोमेंट अभी मैंने कर रही, डाइपोल मोमेंट मुझे क्या दे रहा है? डाइपोल मोमेंट मुझे दे रहा है कि बीच बॉन्ड इज मोर पोलर, बीच मॉलिक्यूल इज मोर पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल मोर पोलर है? अब मॉलिक्यूल जितना ही पोलर होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ये तो वाटर में ज्यादा होगी।
इट मीन जिस तरह के हमें पता है कि पोलर डिजॉल्व द पोलर, पोलर डिजॉल्व द पोलर। पोलर जो होता है ये पोलर को डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर जो होता है ये नॉन पोलर को डिजॉल्व करते हैं। लाइक डिजॉल्व द लाइक, सेम डिजॉल्व द सेम। तो इट मींस यहां पे मेरा मतलब यह है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना, जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसकी ही सॉल्युबिलिटी भी वाटर में ज्यादा। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि सी इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ट्रॉस। जब हम हाइड्रोकार्बन की सूरत में लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन की सूरत में सीज अल्कीन की जो क्या होगी डाइपोल मोमेंट वो तो ज्यादा होगी ट्रॉन से। इसलिए यहां पे हम कहते हैं कि सीज अल्कीन जो होते हैं ये वाटर में मोर सॉल्युबल होंगे देन ट्रॉन से। बस नोट कर ले हमेशा के लिए, सीज अल्कीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ट्रॉन बिकॉज ऑफ द मोर सॉल्युबिलिटी, बिकॉज ऑफ द मोर डाइपोल मोमेंट। और मोर डाइपोल मोमेंट का मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ द मोर पोलैरिटी ऑन द मॉलिक्यूल, क्योंकि उस मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी क्या होती है ये ज्यादा हो जाती है, पोलैरिटी क्या होती है ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहां पे मैंने लिखा है कि सीज जो होते हैं अक्सर हाइड्रोकार्बन में अल्कीन की सूरत में सीज जो होते हैं ये मोर सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। किसमें, वाटर में। ज्योमेट्रिकल एस्टिमेट दैट वन इज द डेंसिटी। अब ऑलरेडी तो हमें पता है कि जो भी हो, ख्वाह वो सीज हो या ख्वाह वो ट्रांस हो, उसकी जो मास होगी वो क्या होगी, द मास विल बी द सिमिलर। इसकी मास क्या है, सिमिलर, सेम मास रखता है, दोनों सेम मास रखते हैं। लेकिन यहां पर बट वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। वॉल्यूम क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ऑलरेडी तो हमें पता है मॉलिक्यूल तो एक होता है ना, वो सीधो इसका मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल एक हो तो मास भी एक जैसा, मास भी बराबर है, मास भी एक जैसा है। लेकिन अगर मास एक जैसा है तो अगर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की सूरत में होगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी का क्या मतलब है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस कि ये वॉल्यूम के यूनिट से प्रोपोर्शनल होगा। अब जिसका वॉल्यूम जितना भी ज्यादा हो, जिसका वॉल्यूम जितना भी ज्यादा हो उसने ही उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी, वो लेस डेंस होगा। अब ये डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के यूनिट से प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यह होता है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है उसकी डेंसिटी तो कम हो जाती है। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ये डिपेंड करता है कि हाउ क्लोजली held the molecules each other, how closely held the molecule each other। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितनी मजबूती से मिला हुआ है। यानी मीन्स जिस तरह का अभी मैंने कर ली, मीन्स कि ये जो वॉल्यूम होता है ये डिपेंड करता है ऑन द फिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितनी आसानी से मिला हुआ है या कितना करीब मिला हुआ है, कितना नजदीक आया हुआ है। अब आने तो हमें पता है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के जितने भी करीब आएंगे, जितने भी करीब आएंगे, जितना भी डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जितना भी कम होगा, डिस्टेंस जितना भी कम हो उतने ही मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जितना ही कम उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ये कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि डेंसिटी क्या होगी, ये जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। तो अभी मैंने कर ली कि जो ट्रांस अल्कीन होते हैं, ट्रांस आर मोर fitted than cis alkane, trans are more fitted than cis alkane। वजह क्या होती है, बिकॉज इन ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, बिकॉज इन ट्रांस steric repulsion take place, sorry, no steric repulsion take place, no steric repulsion occur। क्योंकि ट्रांस में तो रिपल्शन नहीं होता, अगर होता है वो भी इंतहाई ज्यादा कम होने की वजह से वहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ऑन दिस बेसिस, इसी ही बुनियाद पे हम क्या कहते हैं कि जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ ट्रांस इज मोर देन द
डेंसिटी ऑफ सीज अल्कीन, हमेशा के लिए ट्रांस अल्कीन की डेंसिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी सी से, ज्यादा होगी सी से। क्यों? क्योंकि ट्रांस की सूरत में वहां पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम है, जब वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन सीज की सूरत में वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि सीज में क्या होते हैं, ये रिपल्जन हिस्सा लेते हैं। जब रिपल्जन हिस्सा लेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, जब वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि क्या डेंसिटी ऑफ द ट्रांस इज ऑलवेज मोर देन द सीज, हमेशा के लिए ट्रांस की डेंसिटी सीज से क्या होती है, ये ज्यादा होती है। ये पांचवी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,